अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इसको डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, और उसमें हम लोग ओमिक पोटेंशियल, पोलराइजेशन, उसकी टाइप्स, कंपैरिजन ऑफ कोलोमेट्री एंड इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे हम लोग के इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री और कोलोमेट्रिक टेक्निक्स की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। वो कहता है ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की सिमिलर टेक्निक है। असल में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है कि किसी भी सोल्यूशन में से अगर हम लोगों ने किसी मटेरियल को एनालाइज करना है कि उसमें वो मटेरियल कितना है, तो हम लोग उस मटेरियल को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं, उन प्रेसिपिटेट्स को ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम उनका वेट कर लेते हैं। इस तरह जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोल्यूशन में है आयरन+2, हम उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी आयरन+3 फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। आयरन+3 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन करके हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, प्रेसिपिटेट्स को अलग करते हैं, उनको ड्राई करते हैं। इस तरह हम लोग सोल्यूशन में आयरन की अमाउंट को मेजर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये जो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री है ये भी एग्जैक्टली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जैसी ही एक टेक्निक है। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें हम लोग प्रेसिपिटेशन करके मैस को अलग करते हैं सोल्यूशन से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड्स पर जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग 2 इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करते हैं। उन इलेक्ट्रोड के ऊपर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और एनालाइट जो है वो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर चिपक जाता है, एडहेयर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड का मैस बिफोर एनालिसिस एंड आफ्टर एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो जो मैस डिफरेंस आता है उससे हमारे पास उस एनालाइट की अमाउंट निकल आती है जो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है। सो दिस टेक्निक of gravimetry which is done under electricity will be called as electrogravimetry। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक टेक्निक का नाम देते हैं। The analyte in solid form is deposited on the electrode। For example कैथोड है और कोई भी केटाइन आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो दोज केटाइन विल बी डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ द कैथोड। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कैथोड का वेट ले लें और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कैथोड का वेट लें, तो जो वेट का डिफरेंस आएगा दैट विल बी ड्यू टू द डेपोजिशन। तो वो डिफरेंस एक्चुअली उस एनालाइट की अमाउंट हमें या मैस दे देता है। इलेक्ट्रो डेपोजिशन ऑफ कैडमियम की अगर हम लोग बात करें, सपोज कैडमियम आयंस की फॉर्म में है, कैडमियम+2 की फॉर्म में, तो ये कैथोड के ऊपर रिड्यूस होता है अगर, तो कैडमियम सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो हम लोग कैथोड का मैस फाइंड आउट कर लें आफ्टर द एनालिसिस, तो हमारे पास मैस ऑफ द कैडमियम निकल आएगा। अगर हम प्लैटिनम कैथोड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया यूज कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ गॉज, सिलेंड्रिकली ट्विस्टेड गॉज है, हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको लिया है। तो इस गॉज में प्लैटिनम वायर को यूज करते हैं। दैट प्लैटिनम वायर हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एक्चुअली। हम क्या करते हैं, प्लैटिनम कैथोड को इस्तेमाल करते हुए अगर कैडमियम की एग्जॉस्टिव डेपोजिशन लें। एग्जॉस्टिव डेपोजिशन का मतलब है कि सोल्यूशन में जितना कैडमियम आयन है वो सारे के सारे डिपॉजिट कर लें आप लोग, वो सोल्यूशन के अंदर और बाकी ना रहे, मुकम्मल तौर पर उसको डिपॉजिट कर लें। तो प्लेटिंग पोटेंशियल मस्ट बी अबव द ई नोड वैल्यू ऑफ द कैडमियम एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली गिवन फॉर 30 to 60 मिनट। ये कंप्लीशन टाइम होता है आमतौर पर कोलोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है या कोलोमेट्रिक एनालिसिस है उसके लिए ये कंप्लीशन टाइम है। तो यहाँ भी वो कहता है कि पोटेंशियल मस्ट बी अबव दिस वन पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं और 30 to 60 मिनट टाइम देते हैं, तो हमारे पास एग्जॉस्टिव डेपोजिशन ऑफ कैडमियम टेक प्लेस होती है। Potential is controlled to an optimum negative value of potential such that the interfering species। ये हम लोगों ने कोलोमेट्री में पढ़ा है। कोलोमेट्री के अंदर एक लेडर डायग्राम हमने पढ़ी थी
कि वोल्टेज की वैल्यू को ऐसे मेंटेन किया जाता है कि सिर्फ वो स्पीशी, वो एनालाइट जिसको आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, सिर्फ वो रिड्यूस हो रहा हो कैथोड के ऊपर जाकर, कोई और एनालाइट कैथोड के ऊपर जाकर रिड्यूस ना हो रहा हो, कोई इंटरफेयरिंग स्पीशी ना हो। तो अगर कोई इंटरफेयरिंग स्पीशी होती है तो 100% एफिशिएंसी हम लोग गेन नहीं कर पाएंगे। The problem with the simple electrogravimetric system is the potential of the cathode is not accurately known. असल में कैथोड का पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, एनोड के पोटेंशियल, ओहमिक पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज पोटेंशियल, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम लोग कैथोड का पोटेंशियल एक्यूरेटली नोन नहीं ले सकते, एक्यूरेटली उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देखें तो हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अभी इग्नोर किया है कि वो इतना कम होता है कि उसको हम इनसिग्निफिकेंट ले रहे हैं। वी डू नॉट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ EIR। असल में सोल्यूशन में जैसे जैसे करंट चेंज होता है या जैसे जैसे सोल्यूशन की रेजिस्टेंस चेंज होती है, EIR की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो ये हमें पता नहीं चलता। इसी तरह हमें ओवर वोल्टेज पोटेंशियल का भी पता नहीं चलता। और फिर वो कहता है कि EIR की वैल्यू एक तो हमें पता नहीं चलती, दूसरा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, जैसे जैसे सोल्यूशन का टेम्परेचर वगैरह चेंज होता जाए, तो EIR की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो थरोली जब पूरे एक्सपेरिमेंट में चेंज होती है तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है EIR को कैलकुलेट करना, ओहमिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना। A similar problem exists at the anode since H2O gives oxygen and 2H positive, मतलब वाटर की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है एनोड के ऊपर, और O2 चेंजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, सो एनोड पोटेंशियल ऑल्सो चेंजेस। तो जैसे ही एनोड के ऊपर H पॉजिटिव आयन बन रहे होते हैं, ऑक्सीजन निकल रहा होता है, एनोड का पोटेंशियल चेंज होता जाता है। तो एनोड पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, ये अननोन है, ओवर वोल्टेज का हमें पता नहीं चल रहा। तो फिर हम लोग कैथोड का पोटेंशियल सिर्फ अप्लाइड पोटेंशियल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री आर देयर। जैसे हमने टू टाइप ऑफ कोलोमेट्री पढ़ा है, एग्जैक्टली वैसे ही टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री है। कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री का नाम देते हैं, कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट करंट में हम लोग वोल्टेज को वेरी कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कीप द करंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में हम लोग करंट को वेरी करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द कांस्टेंट पोटेंशियल। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं कि ये वाले पोटेंशियल नोन नहीं होते, एग्जैक्टली नोन, तो इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर पोटेंशियल ऑफ कैथोड रिलेटेड टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, देन मैनुअली एडजस्ट स्लाइड वायर कॉन्टैक्ट टू होल्ड ई कैथोड एट डिजायर्ड वैल्यू। अगर पोटेंशियोमीटर को यूज कर लें, हमें ई कैथोड का पता नहीं चल रहा था, तो इस स्लाइड को जब पोटेंशियोमीटर के ऊपर आप मूव करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो रिक्वायर्ड वैल्यू के ऊपर इसको एडजस्ट कर लें पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए। जब रिक्वायर्ड वैल्यू के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली नोन पोटेंशियल ऑफ कैथोड अचीव हो जाएगा, जो प्रीवियस इक्वेशन लगाने से हमें पता नहीं चल रहा था। दिस ऑपरेशन मस्ट बी रिपीटेड एट इंटरवल्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोडेपोजिशन बिकॉज द करंट चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाती है करंट चेंज होता जाता है। तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेपोजिशन, और इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब कैथोड पोटेंशियल अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग इससे पोटेंशियोमीटर से उसको दोबारा उसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर ले आते हैं। बल्क करंट स्टिल फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बट एनोड पोटेंशियल इज नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। अभी भी हो रहा होता है, कहता है कैथोड टू एनोड करंट, बल्क ऑफ द करंट इज पासिंग, लेकिन हमें एनोड का पोटेंशियल अब इम्पोर्टेंट नहीं रहता। उसकी वजह क्या होती है कि अब हम लोग कैथोड के पोटेंशियल को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द स्लाइड वायर एट द पोटेंशियोमीटर। इसको इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, तो हम लोग कैथोड के वोल्टेज को अपनी मर्जी से उस वैल्यू के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है, जिसके ऊपर हम उसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं। इलेक्ट्रोड की टाइप्स कौन सी हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं? हम 3 इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं मोस्टली इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास आ रही हैं।
रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इट मेंटेन्स द फिक्स पोटेंशियल डिस्पाइट चेंज इन द सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन। सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन चेंज भी होती जाए तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज नहीं होता। हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बहुत सारी टाइप पढ़ी है। SHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ा है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पढ़ा है। ये सारे इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और उनका पोटेंशियल फिक्स रहता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल चेंज होता है सिस्टम के साथ साथ। इट इज इलेक्ट्रोड ऑफ इंटरेस्ट विच इज द कैथोड इन दिस सिस्टम। यहाँ हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड ले रहे हैं। और एक काउंटर या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इट इज द थर्ड इलेक्ट्रोड टेकिंग मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो, एक्ट एज अ करंट सिंक। ये करंट सिंक के तौर पर काम करता है ताकि ज्यादातर करंट इसमें से पास आउट ना हो वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान। एक्चुअली इनके दरमियान अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, IR बढ़ेगा। तो IR की वैल्यू को कम रखने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ताकि ज्यादातर करंट इसके थ्रू पास आउट हो जाए, ये करंट सिंक का रोल प्ले करे और ओहमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो सो 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को यूज करते हुए हम लोग ओहमिक करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर लेते हैं। Advantages of 3 electrode system. Change in concentration at counter electrodes are not important. No effect on working electrode potential. कहता concentration काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर चेंजेस अगर होती हैं तो ये वर्किंग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को चेंज नहीं करते, सो काउंटर इलेक्ट्रोड का यूज बेटर है। और दूसरा वो कह रहा है चूंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के दरमियान ज्यादा करंट पास आउट नहीं होता, ये करंट सिंक के तौर पर काम कर रहा है, ज्यादा करंट इसमें से पास आउट हो रहा है, इसलिए IR ड्रॉप नहीं आता, टेक प्लेस नहीं होता। इसलिए हम लोग 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को इंपॉर्टेंट सिस्टम कंसीडर करते हैं। ओहमिक पोटेंशियल है क्या चीज? कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लाइक मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज। ओहम्स लॉ डिस्क्राइब्स द, हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू देता है। जैसे मेटल्स कंडक्टर हैं और हम कहते हैं कि मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं तो मेटल्स उनको एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे में जब सॉल्यूशन में से करंट पास आउट होता है तो सॉल्यूशन भी पासिंग आयन को एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उस रेजिस्टेंस को ओहम में और करंट को अगर हम लोग एम्पियर में लें तो दिस ओहमिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज IR। इसको IR ड्रॉप या ओहमिक पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। द सेल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। असल में सेल रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? 2 इलेक्ट्रोड के दरमियान में जो सेल का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोड के दरमियान आयंस के फ्लो को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो उसको हम लोग सेल रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। तो अगर सेल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करें तो वो कहता है वी मस्ट अप्लाई अ पोटेंशियल दैट इज IR वोल्ट्स मोर नेगेटिव देन द थर्मोडायनामिक सेल पोटेंशियल। लाइक थर्मोडायनामिक सेल पोटेंशियल अगर 0.1 है और ये IR पोटेंशियल 0.02 है तो हमें 0.1 प्लस 0.02 मीन्स माइनस 0.12, इससे भी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। तो सो सेल पोटेंशियल किसके इक्वल निकला? सेल एट राइट माइनस सेल एट लेफ्ट, या अप्लाइड पोटेंशियल वुड बिकम इक्वल टू सेल पोटेंशियल माइनस IR। अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि सेल पोटेंशियल में से IR पोटेंशियल को माइनस करके अप्लाइड पोटेंशियल आपने अप्लाई करना। यूजुअली वी ट्राई टू मिनिमाइज द IR ड्रॉप इन द सेल बाय, ये जो IR ड्रॉप है ये जिसको ओहमिक पोटेंशियल का नाम दिया जाता है, इसको हम लोग यूजुअली डिक्रीज कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं, हैविंग अ वेरी स्मॉल सेल रेजिस्टेंस। सेल रेजिस्टेंस स्मॉल कैसे होगी? जब उसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ के सेल को यूज करते हुए हम लोग IR ड्रॉप को कम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग अ स्पेशल 3 इलेक्ट्रोड सेल। ये अभी हम लोगों ने यूज किया 3 इलेक्ट्रोड सेल। यहाँ हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रोड सेल में ज्यादातर करंट इससे काउंटर इलेक्ट्रोड से जो करंट सिंक के तौर पर काम करता है पास आउट हो जाता है, एंड वेरी लिटिल करंट पासेज बिटवीन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड।
जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान बहुत कम करंट पास आउट होता है तो आई की वैल्यू कम होने से आई आर ओहमिक ड्रॉप भी कम हो जाता है। तो लिहाजा 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को यूज करते हुए भी हम लोग ओहमिक ड्रॉप को कम कर लेते हैं। जितना 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज करेंगे तो स्मॉल करंट पासेज बिटवीन द वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसलिए आई आर ड्रॉप की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसको हम लोग मिनिमाइज ही करना चाह रहे होते हैं एक्चुअली। सॉल्विंग इक्वेशन 1, ये क्वेश्चन 3 है, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को अगर करंट के लिए हम लोग सॉल्व करें, ई सेल दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, या आप ये करेंगे ई सेल माइनस ई अप्लाइड और डिवाइडेड बाई आर, ई अप्लाइड माइनस ई सेल ओवर आर, इट विल बिकम करंट। अब करंट की वैल्यू आर से दोनों को डिवाइड कर दें, ई अप्लाइड ओवर आर पॉजिटिव हो गया, माइनस ई सेल ओवर आर, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। अगर हम लोग ई अप्लाइड और करंट आई के दरमियान y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास कहता है कि स्लोप की वैल्यू माइनस आई 1 ओवर आर के इक्वल निकलती है। इस पूरे प्लॉट की स्लोप हमारे पास 1 ओवर आर के इक्वल निकलती है, इक्वल टू ई सेल ओवर आर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू ई सेल ओवर आर है। इट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमारे पास आया ई सेल ओवर आर। As can be seen in the figure, the plot is indeed a linear for small currents. जब तक स्मॉल करंट्स हैं ये प्लॉट लीनियर है, और इसको ऐसे लीनियर रहना चाहिए इस डैश लाइन के ऊपर। लेकिन क्या होता है, जैसे करंट बढ़ता है, इसमें करंट बढ़ते बढ़ते ये वोल्टेज की तरफ बेंड होना शुरू हो जाता है। दिस वन विल बी कॉल्ड एज पोलराइजेशन। जहां ये स्ट्रेट लाइन को छोड़ता है, इसका मतलब है उस पॉइंट के ऊपर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। In this experiment, the measurements were made in a brief enough time so that neither electrode potential is changed significantly as a consequence of the electrolytic reaction. As the applied voltage increases, the current ultimately begins to deviate from linearity. जैसे जैसे अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाती है, करंट की वैल्यू साथ साथ बढ़ना चाहिए थी स्ट्रेट लाइन में, बट ड्यू टू द पोलराइजेशन करंट की वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होती और डेविएशन शो होती है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? टर्म पोलराइजेशन रेफर्स टू द डेविएशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय द नस्ट इक्वेशन ऑन द पैसेज ऑफ द करंट। वो कहता है जो नस्ट इक्वेशन वैल्यू दे रही थी हमें, ये पोलराइजेशन की वजह से सेल पोटेंशियल की वैल्यू डेविएट कर जाती, उतनी नहीं रहती, नेक्स्ट इक्वेशन के मुताबिक नहीं निकलती। सो हमें पोलराइजेशन को काउंट करना जरूरी है। सेल्स दैट एग्जिबिट नॉन लिनियर बिहेवियर एट हायर करंट्स एग्जिबिट पोलराइजेशन। ऐसे तमाम सेल जो हायर करंट के ऊपर ऐसी डेविएशन शो करेंगे, इसका मतलब है वो पोलराइजेशन दे रहे हैं। एंड द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज गिवन बाय डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल देता है, जिसको हम लोग पाई से, कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं। नोट दैट पोलराइजेशन रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू टू गिव अ करंट ऑफ द एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल अफेक्टेड बाय ओवर वोल्टेज। इक्वेशन 1 देन बिकम। अब देखें जरा, अगर यहाँ हमें करंट को मेंटेन रखना है जब पोलराइजेशन स्टार्ट हुई है, तो आपको वोल्टेज की वैल्यू जो कैलकुलेटेड आ रही है हमारे पास, उससे भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगी। सो ऐसे सेल जिनमें पोलराइजेशन होती है, उनमें हमें वोल्टेज की वैल्यू उससे ज्यादा अप्लाई करना पड़ती है जो हम लोग कैलकुलेट करके पहले बैठे होते हैं। तो ज्यादा वोल्टेज अप्लाई, कितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होना है, that is given by applied voltage will be equal to cell potential minus IR ohmic drop और minus polarization potential। तो ये तीसरा फैक्टर एक ऐड हो गया। पोलराइजेशन में
इफेक्ट वन और बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल। पोलराइजेशन दोनों को, जरूरी नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड को एट अ टाइम एक जैसा इफेक्ट करती है। ये दोनों इलेक्ट्रोड को इफेक्ट कर सकती है, किसी एक को इफेक्ट कर सकती है, किसी इलेक्ट्रोड को बहुत कम इफेक्ट कर सकती है और किसी इलेक्ट्रोड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। ये डिपेंड करता है। इन सम इंस्टेंसेस it approaches zero, while in others it can be so large that the current in the cell becomes independent of the potential. Under these circumstances, polarization is said to be complete. कहता है ये तो या तो बहुत कम हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर, कुछ इलेक्ट्रोड्स के अंदर ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल। और अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो दिस वन विल बी कॉल्ड एज पोलराइजेशन इज कंप्लीटेड, के हम कहते हैं कि पोलराइजेशन एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है। पोलराइजेशन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन एंड सेकंड इज द काइनेटिक पोलराइजेशन। कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन क्या है? इट occurs because of the finite rate of the mass transfer from the solution to the electrode surface. Electron transfer between the reactive species in a solution and an electrode can take place only from the interfacial region located immediately adjacent to the surface of the electrode. This region is only a fraction of a nanometer thick and contains a limited number of reactive ions or molecules. अब एक बात समझें जरा गौर से। सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड जिस जगह पड़ा हुआ होता है वो सबसे पहले उसके अपने इर्द गिर्द जो उसके पास पास आयन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। जो उससे थोड़े से दूर है आयन्स, उनको वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। मीन्स द नियरेस्ट आयन्स with that of the electrode will be ionized first and the remaining ions which are at a greater distance will require some time to reach that electrode. इस तरह क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा कि मतलब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड के करीब थोड़ी होगी और आयन की कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड से थोड़े से फासले पर सोल्यूशन में ज्यादा हो जाएगी। इस तरह पोलराइजेशन जनरेट हो जाती है। तो वो कहता है द इंटरफेशियल रीजन मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली, इसको कम करने के लिए, स्टेडी करंट को मेंटेन करने के लिए, तो कहता है इंटरफेशियल रीजन मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली रेप्लेनिश्ड विद द रिएक्टेंट फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। इंटरफेशियल रीजन किसको बोल रहा है? उस थोड़े से स्मॉल से जो माइक्रोमोल में भी हो सकता है, माइक्रोमीटर में हो सकता है रीजन, वो बहुत कम रीजन जो इलेक्ट्रोड के पास पास है, जहां से आयंस खत्म हो गए हैं, जहां आयंस की तादाद कम हो गई है, होना क्या चाहिए, सॉल्यूशन में से आयंस को फौरन उसकी तरफ जाकर उसको रेप्लेनिश करना चाहिए, तो तब पोलराइजेशन कम होगी। एक्चुअली रिएक्टेंट स्पीशीज डू नॉट अराइव एट द सरफेस ऑफ द कैथोड एज क्विक एज दीज आर रेप्लेनिश्ड, और प्रोडक्ट स्पीशीज डू नॉट लीव द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड क्विकली। ये दो वजह से हो सकती है। एक तो कि इलेक्ट्रोड के आसपास के आयंस खत्म हो रहे हैं और जो बल्क सॉल्यूशन में आयन पड़े हुए हैं उनको पहुंचने में टाइम लग रहा है, वो उतनी तेजी से वहां पर नहीं जाते जितनी तेजी से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी कि जो सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड के ऊपर जो डिपोजिशन हो रही है, जो अमाउंट बन रही होती है, दैट अमाउंट एक्चुअली does not leave the electrode as quickly as it is formed। जैसे कोई गैस वहां बन रही है तो वो गैस फौरन एयर के अंदर ना जाए या फौरन वहां से रिमूव ना हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। रिएक्टेंट आयंस जो हैं, these are transported to the surface of an electrode by three mechanism। One is a diffusion mechanism, diffusion होगा due to concentration gradient। Second is a migration, ions migrate from one position to another। और थर्ड प्रोसेस है कन्वेक्शन हो सकता है, विच इज ड्यू टू द टेम्परेचर के एक लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इन तीनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आयंस इलेक्ट्रोड की सरफेस तक पहुंचते हैं। प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सरफेस इन द, बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं तीनों मैकेनिज्म को ओबे करके प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड से अलग हो रही होती है। काइनेटिक पोलराइजेशन और एक्टिवेशन पोलराइजेशन, ये सेकेंड टाइप है पोलराइजेशन की। In kinetic polarization, the magnitude of the current is limited by the rate of one or more or both of the electrode reaction। अब देखें, एक तो आयंस मूव करके इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है,
जो एक इलेक्ट्रोड पर हाफ रिएक्शन हो रहा है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाफ रिएक्शन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि दोनों रिएक्शन की स्पीड एक जैसी होगी। हो सकता है किसी एक आध हाफ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, किसी दूसरे हाफ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, तो इसकी वजह से भी पोलराइजेशन जनरेट हो सकती है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट है दोनों सेल के ऊपर, या सॉरी दोनों सेल कह रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। हो सकता है किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्टेंट और इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का तबादला रैपिड हो रहा, किसी दूसरे के ऊपर स्लो हो रहा हो। तो वो कहता है काइनेटिक पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए हमें एक एडिशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, उसको ओवर वोल्टेज का नाम देते हैं। दिस ओवर वोल्टेज इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी अगर वो जो सेल एक हाफ सेल के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, उसको ज्यादा एक्टिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, तो उतना आपको ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो दैट ओवर वोल्टेज मस्ट बी प्रोवाइडेड। काइनेटिक पोलराइजेशन इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड फॉर द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस दैट यील्ड्स गैसियस प्रोडक्ट्स। ऐसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन जिनमें गैसियस प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गैसियस प्रोडक्ट बन रही है, गैस एवोल्यूशन हो रही है, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, उनके अंदर ये काइनेटिक पोलराइजेशन ज्यादा होती है। कहता है काइनेटिक पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल फॉर डेपोजिशन और डिसोल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, मर्करी एटसेट्रा। और काइनेटिक पोलराइजेशन ज्यादा होती है किन के लिए? इन ट्रांजिशन मेटल, आयरन, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा के लिए। काइनेटिक इफेक्ट यूजुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग करंट डेंसिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, करंट डेंसिटी डिक्रीज होती है, काइनेटिक इफेक्ट्स डिक्रीज होते जाते हैं। These effects also depend on the composition of the electrode and are most pronounced with softer metal. Softer metal यूज करें, लेड, जिंक एटसेट्रा, मर्करी, इनके लिए ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ज्यादा होती है, और इन जैसी मेटल्स के लिए काइनेटिक पोलराइजेशन की वैल्यू नेग्लिजिबल है। कोलोमेट्री एंड इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में ये दो तीन कंपैरिजन दिए हुए हैं हमने। कोलोमेट्री में अमाउंट ऑफ चार्ज से हम लोग मास ऑफ एनालाइट को या क्वांटिटी ऑफ एनालाइट को डिटरमिन करते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज मेजर्ड फॉर एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनालाइट, जबकि इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में हम लोग डायरेक्टली मास को ही मेजर कर लेते हैं, मास ऑफ द एनालाइट को। इसमें कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब अगर 100% एफिशिएंसी नहीं आ रही तो हम लोग पहले कैलिब्रेशन करके 100 जितने परसेंट एफिशिएंसी आती है उतनी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज की अमाउंट से असेस करना होता है कि एनालाइट कितना बना है। तो वो चार्ज एग्जैक्टली एनालाइट की रिडक्शन में, अगर उसी एक ही एनालाइट की रिडक्शन में यूज हो रहा है, तो तब कोलोमेट्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। इसमें किसी किस्म की कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली हम लोग मास मेजर कर लेते हैं, बस जो इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुआ। तो कोलोमेट्री रिक्वायर 100% करंट एफिशिएंसी, जरूरी है 100% करंट एफिशिएंसी हो, तब कोलोमेट्रिक हमको उसको कोलोमेट्रिक रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के लिए किसी किस्म की ऐसी एफिशिएंसी की जरूरत नहीं होती, अगर जस्ट सॉलिड डिपॉजिट हो गया तो सॉलिड के मास को हम लोग मेजर कर लेते हैं। व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट होती है। ओनली मेजरमेंट ऑपरेशन इज वेइंग कैन गेट डेपोजिशन reaction to go to any desired degree of completion by proper choice of potential, some degree of selectivity using potential। हम लोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इससे करते हैं, मतलब हम लोग एनालाइट की अमाउंट को ही मेजर कर रहे हैं ना, मास को, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए। सेपरेशन, एक स्पीशी को रिमूव करना, लाइक दो आयंस हैं, दो किस्म के केटाइंस हैं सोल्यूशन में, तो हम लोग किसी एक के पोटेंशियल के ऊपर हम लोग उसकी रिडक्शन कर लेते हैं, तो दूसरा आयन सोल्यूशन में पड़ा रहता है। तो सेपरेशंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इंटरफेयरिंग स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से अलग कर लिया जाता है। प्री कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, हम प्लेटिंग आउट मेटल्स फ्रॉम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ग्रेटर देन 1 लीटर से हम लोग उसको निकाल लें, प्लेटिंग कर लें मेटल्स की,
into a small electrode effectively increases their concentration, can also reoxidize metals back into the small volume of solution. मतलब एक ग्रेटर वॉल्यूम से आप क्या करें, डिपॉजिट कर लें मेटल को और फिर स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व कर दें, तो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा वैसे यूजली पॉसिबल नहीं होता जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को तो डाइल्यूट करना आसान होता है, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड करना मुश्किल होता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं कि प्री कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डन। इलेक्ट्रोसिंथेसिस की जाती है यूजिंग द ऑर्गेनिक केमिकल्स used by organic chemists to perform oxidation or reduction reactions at bench scale, take advantage of ability to control potential and produce an oxidizing or reducing strength desired। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम लोग सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी इसे यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन टू रिमूव ट्रेस मेटल्स फ्रॉम रिएजेंट्स बाय प्लेटिंग देम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं ना एक्चुअली, तो ऐसी ट्रेस मेटल्स को सोल्यूशन से अलग कर लिया जाता है, सोल्यूशन को प्यूरिफाई करते हैं या उन मेटल्स को प्यूरिफाई कर लेते हैं बाय इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग देम एट द इलेक्ट्रोड। और कोलोमेट्रिक टाइट्रेशंस को यूज किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, इन सारी टाइट्रेशंस के लिए हम लोग कोलोमेट्रिक टाइट्रेशंस को यूज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हिंट्स हैं तैयारी के लिए, ये फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय स्कूग की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 21 और 22 एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स के चैप्टर में था, सिलेबस में था। तो इन चैप्टर की आखिर में एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स की एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है, तो आप लोग वो टर्म्स अच्छी तरह से तैयार कर लें, एमसीक्यूज में वो हेल्प आउट करेंगे। फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय स्कूग, उसके चैप्टर नंबर 21 और 22 की एक्सरसाइजेज को डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।